Good morning, everyone. I hope you all are taking good care of yourself. Okay, students, today we'll be continuing and completing this particular chapter, that is chapter number 3 of Democratic Politics, Electoral Politics. We have left our previous lecture with this particular question, that can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractice. हमारी कंट्री में क्या देखा जाता है, अगर कोई भी पार्टी अगर आ रही है, कोई पार्टी अगर रूल कर रही है, वो अपनी गवर्नमेंट बना रही है, तो वो इसलिए बना रही है क्योंकि वो किसी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी, अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी, या फिर वो इसलिए बना पाई है क्योंकि उसको लोगों का सपोर्ट मिला, उसको पॉपुलर सपोर्ट मिला है, हम लोगों ने उसको वोट दिया है, हमारा ओपिनियन था कि ये पार्टी जीते और ये अपनी गवर्नमेंट बनाए। इन जनरल अगर हम बात करें तो मोस्टली हम सबको ही लगता है कि अगर हमारी कंट्री में कोई पार्टी रूल कर रही है, कोई पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, तो वो इसलिए बनाई है क्योंकि उसको लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने उसको वोट दिया है, ना कि वो किसी अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व थी। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास क्या प्रूफ है। अगर हम ये स्टेटमेंट को कह रहे हैं कि हमारी कंट्री के इलेक्शंस फ्री और फेयर होते हैं, हमारी कंट्री के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं, हमारी कंट्री में अगर कोई पार्टी विन करती, अगर कोई पार्टी आ रही है तो वो पॉपुलर सपोर्ट की वजह से आ रही है, ना कि किसी अनफेयर मीन्स को यूज में लेके, तो इस चीज का क्या प्रूफ है, इस चीज का क्या एविडेंस है। तो आज अपन उन एविडेंस की ही बात करेंगे। Students, there are three ways to check whether elections in India are free and fair or not. तीन तरीके हैं, तीन मेथड्स हैं चेक करने के, इंश्योर करने के कि हमारी कंट्री के इलेक्शंस फ्री और फेयर है या नहीं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो तीन टेस्ट हैं जो हर एक कंट्री को अचीव करने चाहिए, पास करने चाहिए, अगर वो चाहती है उसके इलेक्शंस फ्री और फेयर कहलाए। सबसे पहला है हु कंडक्ट द इलेक्शन। आखिर हमारी कंट्री में इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, और जो बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट करवा रही है क्या वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या वो किसी के प्रेशर के अंडर वर्क करती है, क्या उसे रूलिंग पार्टी इजीली इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसके पास कितनी पावर्स है और वो अपनी पावर्स का एक्चुअली में कितना यूटिलाइजेशन कर रही है। तो ये सब चीजें जानना। सेकेंड, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट चीज ये जानना कि हमारी कंट्री में जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं, हम लोग जो वोट देते हैं, क्या उनका अमाउंट या उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है दैट मीन सब कुछ फ्री और फेयर मैनर में हो रहा है, और अगर इंक्रीज नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी तरह की माल प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, किसी ना किसी तरह का अनफेयर मीन्स इन्वॉल्व है, या फिर हम लोगों को प्रेशराइज करा जा रहा है कि इसी कैंडिडेट को चूज करो। तो ये सब चीजें हैं। अगर हमने प्रूव कर दिया कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स फ्री और फेयर इलेक्शंस है, अदरवाइज नहीं। और लास्ट का एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, जो इलेक्शन रिजल्ट निकल कर आता है वो अपने आप बता देता है कि हम किसी भी एक कंट्री के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं है। देखो, अगर किसी कंट्री के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, अगर किसी कंट्री के इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होंगे, तो क्या होगा, तो जो रूलिंग पार्टी है वो कभी भी अपने आप को नहीं हारने देगी, वो कभी भी लूज ही नहीं करेगी, वो इलेक्शंस हमेशा ही हमेशा जीतेगी। और अगर हमने प्रूव कर दिया कि हमारी कंट्री में जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ टाइम तक रहती है, और फिर जब नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं तो अपोजिशन पार्टी आ जाती है, अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी तो इसका मतलब क्या है, फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस हो रहे हैं। और जो लूजिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी है, इन दोनों का एक्सेप्ट करना, लोगों की वर्ड एक पीपल्स ओपिनियन एक्सेप्ट करना अपने आप में बता देगा कि इलेक्शंस फ्री और फेयर है या नहीं। तो अब अपन इन तीनों वेज को, तीनों मेथड्स को एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। वही है, ये सबसे सिंपल वे चेक करने का कि इलेक्शंस फ्री और फेयर है या नहीं है। वो क्या है, उसका सबसे पहला टेस्ट क्या है, ये चेक करना कि इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवा रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से, क्या रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके पास कितनी पावर्स है और वो अपनी पावर्स को सच में यूटिलाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड फॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस आर पॉजिटिव इन इंडिया। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमारी कंट्री में पॉजिटिव है। तो जरा चेक करते हैं कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। In India, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. हमारी कंट्री में इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। और इतनी ज्यादा पावर्स दी गई है इस इंस्टीट्यूशन को, इस बॉडी को जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, जो जो कि शायद ही किसी कंट्री के इलेक्शन कमीशन को दी होगी। तो इतनी ज्यादा पावरफुल बॉडी, इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा गया है, अगर वो हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवा रही है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप ही प्रूव कर गया कि हमारी कंट्री के इलेक्शंस
फ्री और फेयर है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के इलेक्शंस करवाने वाली बॉडी, हमारे कंट्री के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने वाली बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हम कहेंगे वो एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी है। इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट जुडिशरी एंजॉयज। जो भी सारा इंडिपेंडेंस, जैसे जुडिशरी जो है अपना, वो उसको भी जिस तरह का इंडिपेंडेंस दिया जाता है, जिस तरह की पावर्स जुडिशरी के पास है, उतना ही इंडिपेंडेंस, उतना ही पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने का रीजन यही है कि जुडिशरी क्या करे, हर चीज को फ्री और फेयर मैनर में करे, हर चीज को जस्टिफाइड मैनर में करे। कि अगर जुडिशरी को लगता है कि लेजिस्लेटिव पार्टी ने, लेजिस्लेटिव बॉडी ने कोई ऐसा लॉ पास किया है जो कंट्री के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो जुडिशरी के पास ये राइट है कि वो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो जितनी पावर्स जुडिशरी को दी गई है, जुडिशरी ये इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ वेलफेयर के लिए हो, सब कुछ जस्टिफाइड मैनर में हो, सब कुछ फेयर मैनर में हो। ठीक है, तो जो पावर्स, जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी एंजॉय करती है, उतना ही इंडिपेंडेंस, उतनी ही पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंजॉय करता है। तो अब अपने आप में ही बता दिया है कि एक इलेक्शन कमीशन, हमारी कंट्री के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने वाली बॉडी, एक बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो किसी के प्रेशर के अंडर वर्क नहीं करेगी, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर वर्क नहीं करेगी, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी है। इनकी पावर्स के बारे में अपन आगे बात करेंगे। कंपोजिशन की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, द इलेक्शन कमीशन shall consist of chief election commissioner and such number of other election commissioners if any as the president may फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। जो इलेक्शन कमीशन है, हमारी कंट्री का जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें एक रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। आप ये राइट साइड में देख सकते हैं अपने, ये सुनील अरोड़ा जी जो है, ये हमारी कंट्री के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इनका नाम आपको याद रखना है। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दैट इज सुनील अरोड़ा। और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अशोक लवासा एंड सुशील चंद्र। आपको नाम रखना है सुनील अरोड़ा का याद। द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारी कंट्री के हैं, वो कौन है? सुनील अरोड़ा। The appointment of all chief election commissioners and the other election commissioners shall be made by the president. इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, रामनाथ कोविंद जी, वो हमारी कंट्री के जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद जो इलेक्शन कमिश्नर कमीशन है, ये प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं है। जो भी डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है, वो डिसीजन का आंसर या वो डिसीजन का प्रूफ बताना कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, इस डिसीजन के पीछे का क्या सीन है, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं इलेक्शन कमीशन को। मतलब इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट तक को आंसरेबल नहीं है। एक बार प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया इनको, ठीक है, खत्म वहां पे प्रेसिडेंट का रोल। अब प्रेसिडेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा इनसे कि आप ये वाला डिसीजन ले रहे हो तो आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, आप ये डिसीजन ले रहे हो तो आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। इसके अलावा इफ रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव देम। अगर रूलिंग पार्टी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, अगर उनको भी नहीं पसंद आ रहा जो इनका वर्क है, जो डिसीजन है, तो वो भी नहीं हटा सकती इनको, ना ही इनको बोल सकती है कि आप ये डिसीजन को विथड्रॉ कर दीजिए। तो रूलिंग पार्टी हो या प्रेसिडेंट हो, हमने क्या कहा है, जो हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाती है बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट बोलने का पीछे का मतलब यही है कि चाहे प्रेसिडेंट ले लो या चाहे प्राइम मिनिस्टर ले लो, कोई भी इनको इनके अंदर इनको ना इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना ही प्रेशराइज कर सकता है कि आप ऐसे डिसीजन लो, आप ऐसे डिसीजन लो। देखो, अगर अगर हमारी कंट्री में इस तरह से होता कि जो प्रेसिडेंट है या फिर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी, अगर वो इनको इन्फ्लुएंस कर पाती, तो ऑब्वियसली क्या होता, इनको इन्फ्लुएंस कर पाती तो ऑब्वियसली वो अपने सारे डिसीजंस अपने बिहाफ में लेती, तो एक तरह का पार्शियलिटी हो जाती। ये पार्शियलिटी ना हो, इनको इसलिए इंडिपेंडेंट रखा गया है। ये अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले, जो भी डिसीजन लेंगे ये इंडिपेंडेंटली लेंगे, कंट्री के वेलफेयर के लिए लेंगे, इम्पार्शियल वे में लेंगे, और किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, ना ही रूलिंग गवर्नमेंट, ना ही प्रेसिडेंट। ऑल द मैटर्स इन द कमीशन आर डिसाइड बाय मेजॉरिटी अमंग्स इट्स मेंबर। तो जो तीन है, इनके मेजॉरिटी में ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का वो है प्रेसिडेंट। एक बार प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट कर दिया, उसके बाद ये प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं है। और हमारी कंट्री के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है स्टूडेंट्स? सुनील अरोड़ा।
इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो भी इनको इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही इनके डिसीजंस को नेग्लेक्ट कर सकती है। उनको भी इनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस बॉडी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। लेट्स टॉक अबाउट द टेन्योर, ऑल्दो ये आपकी बुक में नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वैसे तो रूलिंग पार्टी और प्रेसिडेंट का कोई राइट नहीं है कि वो इनको हटा सके, बट एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद ये अपने आप इनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होल्ड ऑफिस फॉर 6 years एंड टिल दे अटेन एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा जी, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी टेन्योर क्या है, टाइम पीरियड क्या है, या तो 6 years, मतलब अपना ऑफिस वो 6 साल तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर उन्होंने 65 years ऑफ एज अटेन कर ली, विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे इनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। या तो ये 6 साल तक अपना ऑफिस को होल्ड रखेंगे, अपना ऑफिस की पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे, या फिर अगर इनकी एज 65 हो जाए तो जो चीज पहले हो जाएगी इनको रिजाइन देना पड़ेगा। इससे पहले कोई भी इनको नहीं हटा सकता। देखो, मिसकंडक्ट वाला जो एक्सेप्शन है वो हमेशा रहेगा। अगर ये भी कुछ, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर भी गिल्टी है किसी मिसकंडक्ट के लिए, या फिर उन्होंने किसी पार्टी को सपोर्ट करा है, तो वो एक अलग केस है। वैसे ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। अब मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है हमारी कंट्री का, जो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है, इनके पास बहुत सारी पावर्स है, ये पावरफुल बॉडी है। तो भाई देखते हैं जरा क्या क्या पावर्स दी गई है। पहली चीज ये सुन लो कि जितनी पावर्स इनको दी गई है शायद ही किसी कंट्री के इलेक्शन कमीशन को दी होंगी। अब जरा देखते हैं कि क्या पावर्स दी गई है। Election Commission takes decision on every aspect of elections from announcement of election to the declaration of result. Announcement of election date से declaration of result तक जितने भी सारे मैटर्स है, जितने भी सारे स्टेप्स आए हैं बीच में, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना, इलेक्शन कैंपेन, पोलिंग, काउंटिंग, ये जो भी सारे स्टेप्स बीच में आ रहे हैं, इन सब की देख रेख, इन सब के रिगार्डिंग डिसीजंस, इन सारे मैटर्स के रिगार्डिंग डिसीजंस कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है सारी पार्टीज को, जो कि पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपन पढ़ी चुके हैं कि कोई भी पार्टी अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर किसी भी वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, प्रेशराइज नहीं कर सकती, थ्रेटन नहीं कर सकती, ब्राइब नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसके अलावा एक लिमिट है कि इतना, इससे ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकती इलेक्शन कैंपेन में। वो गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज में नहीं ले सकती, वो किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को यूज में नहीं ले सकती। इसके अलावा जो एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो कोई भी नया प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं करेगी, ना ही उस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट करेगी। तो ये कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस है जो हर पार्टी को फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट, पहली चीज तो कोड ऑफ कंडक्ट किसने इंप्लीमेंट किया? इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करता है। और अगर कोई पार्टी इस कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो करती है तो उसको पनिशमेंट भी कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, Election Commission can order the government to follow some guidelines so that government's power are not misused for winning elections. क्या होता है इलेक्शन पीरियड के दौरान, इलेक्शन पीरियड के टाइम पर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी अभी तक वो नहीं हटी है ना, इलेक्शन रिजल्ट आने में बहुत टाइम है, ठीक है। तो इलेक्शन पीरियड के टाइम पर जो रूलिंग पार्टी है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उसको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन, जिससे कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। और व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, तो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चाहे गवर्नमेंट टीचर्स ले लो, पुलिस इंस्पेक्टर्स ले लो, ये जो भी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये किसकी बात सुनेंगे? ये इलेक्शन कमीशन की बात सुनेंगे, ना कि रूलिंग पार्टी की। तो जो भी चीज ये करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन के कहने पर करेंगे, रूलिंग पार्टी की ये बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी, नॉट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बात नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की बात सुनेंगे सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ये सारी पावर्स इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इसके अलावा लास्ट 15 years में ये भी देखा गया स्टूडेंट्स की जो इलेक्शन कमीशन है, इसने अपनी पावर्स का यूटिलाइजेशन और ज्यादा अच्छे से करने लग गए हैं। ये अपनी पावर्स का पूरी तरह से एडवांटेज उठाने लग गए हैं। अनफेयर एडवांटेज नहीं, जो इनको प्रॉपर एडवांटेज लगता है, जो फेयर मैनर में एडवांटेज लगता है वो। इसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनफेयर मीन से कोई पार्टी जीती है, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास इतना राइट है कि वो दोबारा से रीपोल करवा सकता है। तो इतनी सारी पावर्स, इतनी सारी राइट्स इनको दी गई हैं, जो कि शायद ही किसी इलेक्शन कमीशन को दी होंगी। तो ये जो पावरफुल और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, बिकॉज आर इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट, इट एंश्योर्स एवरीथिंग हैपेंस इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। क्योंकि हमारी कंट्री का जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि हमारी कंट्री का जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, उसको पावरफुल रखा गया है, तो हर चीज में
में ये इंश्योर करती है कि सब कुछ फ्री और फेयर मैनर में हो, सब कुछ डेमोक्रेटिक वे में हो। तो अगर अब मैं ये कहूं कि हमारी कंट्री के इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं, हमारी कंट्री के इलेक्शन फ्री और फेयर होते हैं, हमारी कंट्री के इलेक्शन में वो गवर्नमेंट जीती है, वो पार्टी जीती है जिसको लोगों ने सपोर्ट किया है, लोगों ने जिसको वोट किया है, लोगों का जिसमें इंटरेस्ट था, तो मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि हमारी कंट्री के जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है वो एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी है, जो किसी के प्रेशर के अंडर वर्क नहीं करती, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होती। तो ये था पहला टेस्ट जो हमारी कंट्री अचीव कर चुकी है, पास कर चुकी है। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुसियाज्म। नेक्स्ट वे क्या है, ये चेक करने का कि इलेक्शन प्रोसीजर जो है, इलेक्शंस जो है वो फ्री और फेयर है, इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक है हमारे कंट्री में। नेक्स्ट वे है ये चेक करने का, वो है कि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो एंथुसियास्टिकली, वो विद इंटरेस्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। इफ इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर, people will not continue to participate in the exercise। ऑब्वियसली अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं होगा तो लोग बिल्कुल भी उस एक्सरसाइज में, लोग बिल्कुल भी इलेक्शन प्रोसीजर में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ना ही उसको उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। देखो ये दो एग्जांपल्स आपके सामने, फर्स्ट सिचुएशन में आपके सामने रखूंगी, सेकंड सिचुएशन में आपके सामने रखूंगी, और इनमें को पता आप लोगों का आंसर क्या होने वाला है। अच्छा, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। यू वेंट टू अ पोलिंग बूथ, यू वर बीइंग थ्रेटन्ड बाय समवन टू कास्ट अ पर्टिकुलर वोट। मैं पोलिंग बूथ गई और मैंने वहां पे देखा कि मुझे फोर्स किया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इसी कैंडिडेट को वोट दो। तो क्या मैं नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में जाऊंगी? नेक्स्ट टाइम इलेक्शन जब होंगे तो क्या मैं वोट देने जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मेरे को फ्री और फेयर मैनर में वोट नहीं दिए जा रहा है, मैं अपने चॉइस का कैंडिडेट चूज नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम क्यों पार्टिसिपेट करूंगी इलेक्शन प्रोसीजर में? मैं नेक्स्ट टाइम क्यों वोट दूंगी? क्योंकि मुझे आज के दिन जब इलेक्शन हुए हैं तो मुझे फोर्स किया गया। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। यू वेंट टू अ पोलिंग बूथ, यू आर फ्री टू कास्ट वोट, विल यू कम वंस अगेन टू कास्ट वोट? ऑब्वियसली मैं जाऊंगी। अगर मैं इलेक्शन वहां गई, पोलिंग बूथ गई, और वहां पे मेरे को किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, सब कुछ फ्री और फेयर मैनर में हुआ, मैंने जिसको चूज किया, मेरा जिसका ओपिनियन है कि मेरे को इस चीज को, इस कैंडिडेट को जिताना है, तो मैंने उसी कैंडिडेट को वोट अपना कास्ट किया है, तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट टाइम भी जाऊंगी कि सब कुछ फ्री और फेयर मैनर में हुआ। ठीक है, तो यही चीज है अपनी कंट्री में, यही चीज है जो अपन को दिखा देगी कि इलेक्शंस फ्री और फेयर है या नहीं है। अगर हम ये प्रूव कर ले कि हमारी कंट्री इंडिया में नंबर ऑफ वोटर्स डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस इलेक्शंस फ्री और फेयर मैनर में करवाए जा रहे हैं। और अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कोई चीज है जो हमको प्रेशराइज कर रही है। हो सकता है पोलिंग बूथ में हमको कोई यहाँ पे गन रख के बोल रहा हो कि आपको इसी कैंडिडेट को चूज करना है। हो सकता है उस टाइम हमको ये दिख रहा हो कि ईवीएम्स को क्या करा गया, ईवीएम्स को सील कर दी, वो कर दिया गया, फोरफीट कर दिया गया उसको, उसमें थोड़ी सी अनफेयर मीन्स को यूज में लिया गया है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट दिए गए हैं उस कैंडिडेट को नहीं जिताया जा रहा है। तो मैं क्यों जाऊंगी दोबारा वोट देने? जब मेरा ट्रस्ट उठ गया उस चीज से, जब मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा उस पर, जब मैं एंथुसियास्टिकली वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे फोर्स किया जा रहा है, तो भाई मैं क्यों जाऊंगी दोबारा वोट देने? और अगर हमने प्रूव कर दिया कि हमारी कंट्री के इलेक्शन फ्री और फेयर है, इसका मतलब नहीं, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस सब कुछ फ्री फेयर मैनर में हो रहा है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, वोटर टर्नआउट फिगर। स्टूडेंट्स देखो, अगर हमको ये चेक करना है कि कंट्री में नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ वोटर्स एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वोटर्स इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका एक ही रीजन है, एक ही चीज जिससे हम चेक कर सकते हैं, वो है वोटर टर्नआउट फिगर। अब ये वोटर टर्नआउट फिगर क्या है, चलो देखते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, कि लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किससे मेजर किया जाता है? वोटर टर्नआउट फिगर से। जरा देखते हैं टर्नआउट है क्या। परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। देखो, एक वोटर्स लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ वोटर्स का नाम है, उसमें से सच में कितने वोटर्स इलेक्शन डे पर वोट देते हैं? फिर से बोलो, वोटर्स लिस्ट में जितने भी सारे वोटर्स का नाम है, उसमें से इलेक्शन डे पर कितने लोग एक्चुअली में वोट दे रहे हैं, उसकी परसेंटेज को टर्नआउट बोला जाता है। एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। सपोज करो ईयर फर्स्ट में नंबर ऑफ वोटर्स इन अ लिस्ट है 1000 वोटर्स इन अ लिस्ट। एक वोटर लिस्ट में कितने नंबर है वोटर्स के? 1000। और वोटर सच में जो वोट दे रहे हैं वो कितने हैं? 1000 में से 800। तो वोटर टर्नआउट फिगर क्या हो गया? 800 अपॉन 1000 इंटू 100, दैट इज 80%। अब अपन को ये देखा गया कि नेक्स्ट इलेक्शन ईयर में क्या हुआ है, जो वोटर्स लिस्ट में नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 1000 थे,
वोटर्स जो सच में वोट देने गए वहां पे वो 900 हो गए, मतलब हमारी कंट्री के वोटर टर्नआउट क्या हो गया, 90% हो गया। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वोटर्स जो है दे आर इंक्रीजिंग एज वोटिंग इज डन इन फ्री एंड फेयर मैनर, क्योंकि वोटर टर्नआउट फिगर इंक्रीज हुआ है। वोटर टर्नआउट फिगर इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हुए हैं, और नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हुए हैं का मतलब क्या है, सब कुछ फ्री और फेयर मैनर में हो रहा है। तो जरा इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का वोटर टर्नआउट फिगर किस तरह का है, देखते हैं। टर्नआउट over last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. लास्ट 50 इयर्स में क्या देखा गया है, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का जो वोटर टर्नआउट फिगर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज ईदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। टर्नआउट मतलब नंबर ऑफ वोटर्स जो है, वोटर टर्नआउट जो है हमारी कंट्री में या तो वो बढ़ा है या फिर वो स्टेबल रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के इलेक्शन फ्री और फेयर है, इसीलिए हमारी कंट्री में, इसीलिए हमारी कंट्री का वोटर टर्नआउट फिगर इंक्रीज हुआ है, इसीलिए हमारी कंट्री में नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में, इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, सब कुछ फ्री और फेयर मैनर में हुआ है। तो ये पहली चीज है जो शो करती है कि हमारी कंट्री के इलेक्शंस फ्री और फेयर है, क्योंकि हमारी कंट्री का जो वोटर टर्नआउट फिगर है, जो नंबर ऑफ वोटर्स है, जो एक्चुअल लोग सच में वोट दे रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में क्या देखा गया है, जो इलिटरेट पीपल है, जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल है, जो पुअर पीपल है, ये ज्यादा अमाउंट में वोट देते हैं एज कंपेयर टू द रिच पीपल। देखो इसका अपना ही एक दो तीन ऑब्वियस रीजन है। पहला, जो रिच पीपल है, जो रिच पीपल की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है हमारी कंट्री में, जबकि अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं, लोअर क्लास की बात करूं, तो ये ज्यादा अमाउंट में है। दूसरी चीज, हमारी कंट्री में जो पुअर इलिटरेट अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, इन लोगों का ज्यादा ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं के लिए वर्क करती है। ये गवर्नमेंट आएगी, नई सरकार आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, नई नई स्कीम्स लेकर आएगी, इनके लिए सब्सिडीज इनको प्रोवाइड करेगी। जिन लोगों को अमेनिटीज ही नहीं मिल रही है, बेसिक अमेनिटीज, वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, इसीलिए वो ज्यादा वोट करते हैं। जबकि जो रिच पीपल है, जो प्रिविलेज सेक्शन है, उनको सब कुछ मिल रहा है, उनको क्या चाहिए गवर्नमेंट से, उनको क्या चाहिए, उनको तो सब, उनके पास सब कुछ ही है, तो उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। इसीलिए उन लोगों की जो वोटिंग की जो नंबर है वो इतना नहीं होता। इन यूएसए, अगर हम ऐसे अदर कंट्रीज से कंपेयर करें, यूएसए में जो पुअर पीपल होते हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो हिस्पैनिक्स है, स्पेनिश पीपल स्पीकिंग पीपल है, वोट मच लेस देन रिच एंड वाइट पीपल। वहां पे रिच पीपल का वोट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस पुअर अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में क्योंकि पुअर पीपल भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसका मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, बिल्कुल इक्वालिटी मेंटेन की गई है, और इक्वालिटी मतलब सब कुछ फ्री और फेयर मैनर में है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में क्या लगता है, क्या होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं, जो हम आम आदमी है, जो हम आम नागरिक है, ठीक है, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है किस पे, इलेक्शन पे। हम लोगों को लगता है कि अगर हम वोट देंगे तो हमारा वोट सच में उसकी एक वैल्यू है और वो सच में चेंज ला सकता है। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि अगर हम वोट देंगे, अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम रूलिंग पार्टी पे क्या कर सकते हैं, एक तरह का अब प्रेशर पुट कर सकते हैं कि वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो हमारे फेवर में हो। ठीक है, तो कॉमन पीपल को लगता है कि हम अगर हम वोट देंगे तो हम रूलिंग पार्टी को प्रेशराइज करेंगे, हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि आप ऐसी पॉलिसी लेकर आओ जो हमारे बेनिफिट के लिए हो, क्योंकि अगर आप नहीं लेकर आओगे तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में हम आपको हरा देंगे हम, और आपको जिताना, अगर आप चाहते हो कि हम आपको जिताए तो आपको ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। देखो कई लोग कहते हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक के वोट से क्या हो जाएगा। स्टूडेंट्स, लोकसभा इलेक्शन एक टाइम पे, एक लोकसभा इलेक्शन की मैं आपको बात बताती हूँ, कुछ टाइम पहले की बात है। लोकसभा इलेक्शन में जो पार्टी जीती थी वो सिर्फ 9 वोट से जीती थी, मतलब 9 वोट्स। तो अगर हम कहते हैं ना कि मैं वोट नहीं दूंगी तो क्या हो जाएगा, मैं वोट नहीं, 9 वोट का भी बहुत मैटर करता है, 9 वोट्स भी। तो सोचो एक एक वोट की क्या क्या वैल्यू है। तो हमारी कंट्री में देखा जाता है कि जो हमारे वोट हैं, हम हमारे वोट की सच में वैल्यू है, हमारे वोट, कॉमन पीपल जो है वो पार्टिसिपेट, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। उनको लगता है कि हम प्रेशर कर सकते हैं, प्रेशर पुट कर सकते हैं, जो कि एट द एंड हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, हम प्रेशर पुट कर सकते हैं, वो हमारे लिए फेवरेबल पॉलिसीज लेकर आएंगे। वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, एक्सप्रेस आवर विल्स टू प्रेशराइज पार्टीज, मतलब हर चीज फ्री और फेयर मैनर में है। और लास्ट चीज जो प्रूव करते हैं कि हमारी कंट्री के इलेक्शन फ्री और फेयर है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज।
हमारी कंट्री में क्या देखा गया है, जो वोटर्स का इंटरेस्ट है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2004 इलेक्शंस में देखा गया था कि अबाउट वन थर्ड वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में वन थर्ड वोटर्स जो है उन्होंने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब क्या है, उनको इंटरेस्ट है, उनको अब भी ट्रस्ट है कि इस पे हमारे इलेक्शन प्रोसीजर पे उनको पता है कि अगर मैं वोट दूंगा तो मेरा वोट सच में चेंज ला सकता है। मैं इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में, कैंपेन में पार्टिसिपेट करूंगा तो मेरा वो पार्टिसिपेशन भी चेंज ला सकता है। लोगों का ये जो ट्रस्ट है ये अपने आप ही बता देता है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर मैनर में होते हैं, क्योंकि अगर फ्री फेयर मैनर में नहीं होते तो ना ही लोग इतना अपना इंटरेस्ट दिखाते, ना ही लोगों को उन पे ट्रस्ट होता, ना ही कॉमन पीपल को लग पाता कि हम प्रेशर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई भी सेट ऑफ पॉपुलेशन है जो इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर रही है, जो वोट दे रही है, वो अलग बात है। बट हाँ, हमारी कंट्री के नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ वोटर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इलेक्शन क्या है, फ्री और फेयर। नेक्स्ट चीज क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। एक्सेप्टेंस की हमारी कंट्री में क्या देखा जाता है कि इलेक्शन आउटकम, जो इलेक्शन रिजल्ट है, क्या वो जो रूलिंग पार्टी वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। In order to check whether elections are free and fair in India, we need to know the outcome or result of election. हमको ये चेक करना है कि हमारी कंट्री में रिजल्ट क्या निकल के आता है, कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकल के आता है, और जो रिजल्ट आता है कि उसको जो रूलिंग पार्टी है और जो लूजिंग पार्टी है दोनों एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट है वो किसके फेवर में आएगा, रूलिंग पार्टी के। हमारी कंट्री में किसी भी कंट्री में अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो रूलिंग पार्टी है वो अपने आप को कभी भी हारने नहीं देगी। फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं है का मतलब क्या है, रूलिंग पार्टी अपने आप को कभी भी नहीं हरवाएगी। और अगर हमने प्रूव कर दे कि हमारी कंट्री में रूलिंग पार्टी जो है वो हारती है, तो हम कह सकते हैं इलेक्शंस फ्री और फेयर है। लेट्स सी आउटकम ऑफ इंडिया के इलेक्शंस का क्या आउटकम निकलता है, इंडिया के इलेक्शंस में क्या रिजल्ट निकलता है। रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट नेशनल लेवल एज वेल एज एट स्टेट लेवल। हमारी कंट्री में क्या देखा गया है, जो रूलिंग पार्टी है, चाहे वो नेशनल लेवल हो या फिर वो स्टेट लेवल हो, दोनों ही लेवल पे जो लोकसभा इलेक्शंस है 2014 में कांग्रेस हार के बीजेपी जीती। स्टेट लेवल दिल्ली के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी 2013 में हार के आम आदमी पार्टी जीती। तो दोनों ही लेवल पे ये दिखा देता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो हारती है, और जो दूसरी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, वो जीतती है। तो रूलिंग पार्टी का यह हारना अपने आप में बता देता है कि इलेक्शंस क्या है, फ्री और फेयर है। In the US, an incumbent rarely loses an election, whereas in India, about half of sitting MPs and MLAs lose elections. यूएस से कंपेयर करें तो जो इनक्यूमेंट है, जो एग्जिस्टिंग, जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हार्डली, वो रेयरली इलेक्शंस लूज करते हैं। जबकि हमारी कंट्री में जो एमपीज एमएलएज हैं, ये एवरी 5 ईयर्स हमको दिख जाएंगे कि आधे से ज्यादा एमपी एमएलए ने अपनी पोजीशन से हाथ धो बैठे हैं और दूसरे एमपी एमएलए उनकी जगह आ गए हैं। कैंडिडेट्स हु यूज मनी पावर एंड दोज हु आर हैविंग क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफ्टन लूज। हमारी कंट्री में देखा गया है कि चाहे जो कैंडिडेट्स जिनके पास पैसा होता है, जिन जो मनी पावर को यूज में लेते हैं, मसल पावर को यूज में लेते हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, हो सकता है उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज हो, बट वो भी हमेशा उनकी विक्ट्री नहीं हो पाती है, वो भी लूज करते हैं। द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड बाय पीपल्स वर्डिक्ट बाय डिफीटेड पार्टी। जो इलेक्टोरल आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो दोनों ही पार्टीज हमारी कंट्री में एक्सेप्ट करती हैं, चाहे वो पार्टी हारी हुई हो, चाहे वो पार्टी जीती हुई हो। जो हारी हुई पार्टी है, जो लूजिंग पार्टी है, वो भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी हुई होगी, इसीलिए लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी अलग पॉलिसी लेके, अच्छी पॉलिसीज, अच्छे स्कीम्स लेके, और नेक्स्ट टाइम मैं जीतूंगी। तो लूजिंग पार्टी का एक्सेप्ट करना, पीपल्स वर्डिक्ट, लोगों का ओपिनियन एक्सेप्ट करना, ये अपने आप बता देता है कि हाँ, हमारी कंट्री इलेक्शंस क्या है, फ्री एंड फेयर है। तो हमारी कंट्री ने तीनों ही टेस्ट जो है वो कंडक्ट द इलेक्शन वाले, पॉपुलर पार्टिसिपेशन और इलेक्शन आउटकम वाला, तीनों ही टेस्ट हमारी कंट्री ने पास किया है। जिससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इलेक्शंस इन इंडिया फ्री एंड फेयर। द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज people have chosen it over rivals. This may not be true for every constituency. हो सकता है कि ये सारी कॉन्स्टिट्युएंसी में ट्रू ना हो। हमारी कंट्री में मोस्टली क्या देखा गया है, अगर कोई पार्टी इलेक्शन जीत रही तो वो इसलिए जीत रही है क्योंकि लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, पीपल्स वर्डिक्ट था, पीपल का ओपिनियन था कि हाँ, इसी पार्टी को जिताना है। हो सकता है सारी कॉन्स्टिट्युएंसी में ट्रू ना हो, क्योंकि हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर लिविंग इन रियल वर्ल्ड। तो हमको रियल लाइफ सिचुएशन देखने को मिलेंगी। हमको ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसीज में, कुछ कॉन्स्टिट्युएंसीज में हमको देखने को मिलेगा जहाँ पे वो कोई पार्टी जीती तो वो अनफेयर मीन से जीती है, बट फॉर्चुनेटली ये स्मॉल स्केल पर होता है। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ इलेक्शन आउटकम स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस, कि हम लोगों ने सपोर्ट किया है, हम लोगों का ट्रस्ट था, हम लोगों ने जिसको वोट दिया है वही जीता है। दिस इज व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो यही चीज है जो इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है।
बट फिर भी स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, फ्री एंड फेयर है, मान लिया। बट कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हम डीप डाउन सोचेंगे, अगर हम डीपर क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमको ये लगेगा, हमको ये दिखेगा कि हाँ, हमारी कंट्री के इलेक्शंस चाहे डेमोक्रेटिक हैं, बट कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिससे हमको क्या करना है, ओवरकम करना है। जैसे आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या हमारा जो प्रेफरेंस है, जिसको हम चूज कर रहे हैं, क्या वो मेरी रियल नॉलेज पे बेस्ड है? आर दी वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस, क्या लोगों को रियल चॉइस मिल पा रही है? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, क्या इलेक्शन जो है वो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाता है? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन, क्या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन अगर वो किसी पॉपुलर फेमस पार्टी के अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो क्या उसके जीतने के चांसेस उतने ही है? तो जब हम इन क्वेश्चन से डील करते हैं तो हमारे पास, हमारे सामने कुछ चैलेंजेस निकल कर आते हैं, कुछ लिमिटेशंस निकल कर आती हैं। तो जरा उन लिमिटेशंस की बात करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं? ये चैलेंजेस जो है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपका आज का क्वेश्चंस हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हु कंडक्ट्स द इलेक्शन? सो यू हैव टू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट्स। स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट्स कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ऑन इलेक्शन डे, ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी, द इलेक्शन ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो किसकी बात मानते हैं, इलेक्शन कमीशन की या फिर वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट? थर्ड, हमारी कंट्री का जो वोटर टर्नआउट फिगर है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। एंड फोर्थ क्वेश्चन, हमारी कंट्री में जो वोटर्स है, नंबर ऑफ वोटर्स है, क्या उनका जो इंटरेस्ट है ऑन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, टुवर्ड्स इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, वो इंटरेस्ट उनका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सो यू हैव टू टेल मी द आंसर्स ऑफ दीस फोर क्वेश्चंस in the comments. That's it for today, students. I hope you understood everything. And still, if you have any doubts or queries, feel free to ask me. Thank you and bye bye.